बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। बिलाखिर आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन आ गया और सदर पाकिस्तान की जानिब से दो नोटिफिकेशन जो है वो दो किस्म के सामने आए हैं। एक उन्होंने अंग्रेज़ी में ट्वीट किया जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है, और दूसरा उन्होंने उर्दू में ट्वीट किया, और दोनों के अंदर जो बताया गया वो एक ही चीज़ है। लेकिन जो नीचे नोटिफिकेशन है, अगर उन्हें आप गौर से देखें तो एक के अंदर जो अंग्रेज़ी में पहले किया गया उसमें डेट नहीं लिखी हुई, यानी आसिफ अली जरदारी के दस्तखत हैं, दोनों दस्तखत हैं। मामूली सा फ़र्क है, इतना तो हो ही जाता है हर एक का दस्तखत करते हुए। लेकिन जो तारीख है, तारीख का खाना खाली है, यानी 12/2025 लिखा हुआ है कि दिसंबर 2025। लेकिन जब आप इसका उर्दू वाली ट्वीट देखते हैं जिसमें बताया गया कि जरदारी साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बैक वक्त, यानी एक ही वक्त में उन्हें आर्मी चीफ और CDF चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस के लिए 5 साल के लिए बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्री की मंजूरी दे दी है। और जो एयर चीफ है ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, इनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीक़ की गई है, और ये तौसीक़ शुरू होगी 19 मार्च 2026 से, जब वो पिछली तौसीक़ से रिटायर होंगे। तो ये इनको बार बार तौसीक़ मिल रही है। नवाज शरीफ साहब का बड़ा अच्छा ताल्लुक है इनके साथ, ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब के साथ, और उसी ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर इनको भी ऐसा लगता है कि तौसीक़ मिल गई है। तो आसिम मुनीर साहब अब आर्मी चीफ भी हैं, फील्ड मार्शल भी हैं, CDF भी हैं, ताहयात इस्तिस्ना भी है उनके पास, ताहयात मुराद भी है उनके पास। फील्ड मार्शल के ओहदे से अगर उन्हें हटाना है तो हटाने के लिए भी आपको सदर की इम्पीचमेंट जैसा एक मुश्किल रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। बहरहाल आसिम मुनीर साहब के लिए अब नए चैलेंजेस होंगे, और कहा तो ये जा रहा है जनाब, एक नया दिन शुरू होने जा रहा है आज के दिन से, और एक नई उड़ान होगी। तो आसिम मुनीर का अपना स्टेटमेंट क्या है पहले वो देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि उनके लिए चैलेंजेस ऐसे कौन से हैं जिसका उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो एक तो ये उर्दू वाली जो ट्वीट बाद में की गई, इसमें फिर 4 दिसंबर की डेट दे दी गई, और जो पहले वाली थी उसके अंदर कोई डेट नहीं थी। अब आ जाए आसिम मुनीर साहब ने क्या कहा फौरी तौर पे, जो उनका पहला स्टेटमेंट है वो क्या है। चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। ये आसिम मुनीर साहब का पहला स्टेटमेंट है ऐवान सदर में। ये जो किर्गिस्तान के सदर आए हुए हैं उनसे मुलाकात के मौके पर इन्होंने सहाफ़ियों से कोई गैर रस्मी मुलाकात की है, और कहा जी सब ठीक है और सब आपके सामने है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, ये फील्ड मार्शल ने कहा। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं कि फील्ड मार्शल के लिए जो बड़े चैलेंजेस होंगे आसिम मुनीर साहब के लिए वो क्या होंगे। पहला बड़ा चैलेंज जो इनके लिए है वो है इमरान खान को तोड़ना, इमरान खान को कमज़ोर करना, उसे डरा हुआ दिखाना, या इमरान खान साहब को शिकस्त देना। ये काम वो गुज़िश्ता 3 साल में नहीं कर पाए। इन गुज़िश्ता 3 सालों में दर्जनों लोग कत्ल हो गए सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों। 1 लाख से ज़ायद घरों के ऊपर जो है चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। को 25-30 हज़ार बंदा इन्होंने गिरफ्तार करके जेलों के अंदर डाल दिया। इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार किया, भांजों को गिरफ्तार किया, फौजी अदालत में एक भांजे का केस चलाया, बीवी को गिरफ्तार किया, सारी की सारी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन इसके बावजूद 3 साल से इमरान खान साहब को तोड़ना या कमज़ोर करना आसिम मुनीर साहब के बस से बाहर रहा। तो क्या अब वो इमरान खान को तोड़ पाएंगे, बड़ा सवाल ये है। दूसरा, मईशत। अब क्योंकि फील्ड मार्शल जिम्मेदारी लेते हैं मईशत की, नॉर्मली ये फौजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो अपना दिफा का काम करता है। लेकिन ये जो फील्ड मार्शल हैं ये हुकूमत की तरह प्रिटेंड करते हैं, ये ऐसा दिखाते हैं जैसे सारा निज़ाम ये कंट्रोल कर रहे हैं, और इसमें बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। तो अब मईशत जो है वो इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। SIFC जो है वो नाकामी की एक बड़ी दास्तान बन चुकी है, वहाँ से कोई कामयाबी कैसे निकले। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कोई नहीं आ रही, बेरोज़गारी का रिकॉर्ड टूट गया है, कम तरीन सरमायाकारी का रिकॉर्ड टूट गया है, महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है, कर्ज़ों का रिकॉर्ड टूट गया है। यानी इतने कर्ज़े इन्होंने ले लिए हैं कि तारीख में इतने कर्ज़े नहीं लिए थे। तो पाकिस्तान के अंदर मईशत का जो भट्टा बैठ गया है उसका इनके पास कोई हल है फ़िलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। फिर तीसरा जो बड़ा चैलेंज होगा वो होगा अवामी एतमाद की बहाली। यानी जिस इदारे से इनका ताल्लुक है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, इनकी पॉलिसीज़ की वजह से अवाम और इदारे के अंदर दूरियां पैदा हुई हैं। ये एतमाद कैसे बहाल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पॉलिसियां नहीं बदलती तो एतमाद तो बहाल नहीं होगा।
और पॉलिसियां बदलने का ऐसा कोई इम्कान भी नहीं है कि आने वाले दिनों में पॉलिसियां बदल जाएंगी। पॉलिसियां तो वही रहेंगी, क्योंकि सोच भी वही रहेगी। और फैसल बाडा ने धमकियां भी लगाना शुरू कर दी कि कल से ये कर देंगे तो वो कर देंगे, जिसने बचना है वो अपने आप को बचा ले, जो समझदार है पता नहीं कौन सी तबाही फेरने लगे हैं पाकिस्तान में। जितनी तबाही फेर दी अब इससे बड़ी और कौन सी इन्होंने तबाही फेरनी है। तो अवामी एतमाद की बहाली एक बड़ा चैलेंज है आसिम मुनीर के लिए। चौथा चैलेंज, दहशतगर्दी का हल। अब जिस तरीके से ये दहशतगर्दी का मसला हल कर रहे हैं, इस तरीके से गुज़िश्ता कई दहाइयों से ये मसला हल नहीं हुआ। दहशतगर्दी के मसले का हल ऑपरेशन की बजाय डायलॉग के अंदर है। आप ऑपरेशन करते हैं, सूबाई हुकूमतों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेते हैं, फिर आप एक ऑपरेशन करते हैं। अब ये इसके स्टेक होल्डर्स अफगानिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। बेशक हमारी बाढ़ लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद बड़ा इन्फ्लुएंस है। दहशतगर्दी को अगर कंट्रोल करना है तो कबाइलियों को एतमाद में लेना पड़ेगा, सूबाई हुकूमत को, पुलिस को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस बेहतर अंदाज में जो सिविलियन हैं उनके साथ डील करती है। फौज का वो एक्सपीरियंस नहीं होता। लिहाजा दहशतगर्दी की लड़ाई को अगर तो फार्मूला सिर्फ बंदे मारने का रखना है तो फिर ये नहीं जीत पाएंगे और दहशतगर्दी पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ा चैलेंज है। इमरान खान साहब ने इसका पूरा एक रोड मैप दिया हुआ है जिस पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये बड़ा चैलेंज है दहशतगर्दी का आसिम मुनीर साहब का चौथा बड़ा। और पांचवा, सियासी इस्तेहकाम। ये पहले दिन से आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है कि सियासी इस्तेहकाम आ जाए। बाजवा साहब ने जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया तो उसके बाद से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नापैद हो गया, और उसकी एक बड़ी वजह इमरान खान साहब की जानिब से चलने वाली एक तहरीक, एक मुजामत और अवाम का बड़े पैमाने पर उस तहरीक और मुजामत के साथ जुड़ जाना है। सोशल मीडिया, ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तान के अंदर जो साइलेंट सपोर्टर है इमरान खान के बहुत बड़े पैमाने पर, ये इसकी एक बड़ी वजह है। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ नहीं पा रहा, और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा माशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। और बहुत सारे जो आलमी सतह पर रिपोर्टें आई उनमें यह कहा गया बार बार कि आपको सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा ना। तो ये एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो पाई अभी तक। सियासी इस्तेहकाम आसिम मुनीर साहब कैसे लाएंगे? सियासी इंतकाम के साथ कभी भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। उससे आप कुछ अरसे के लिए कुछ लोगों को दबा सकते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों को मौका मिलता है वो फिर सामने आ जाते हैं। और इसी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करता, कोई पाकिस्तान में आना नहीं चाहता। इदारों के ऊपर एतबार खत्म हो गया, अदलिया बिल्कुल सरनगू हो गई है, पार्लियामेंट अपनी वक़्त खो चुकी है, मीडिया जो है वो बिल्कुल कैद हो चुका है, आज़ादी इजहार राय पाकिस्तान में है ही नहीं, इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ। तो ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी करें तो सियासी इस्तेहकाम नहीं दिखाई दे रहा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। छठा एक चैलेंज आसिम मुनीर साहब के लिए ये है कि आलमी सतह पर इंसानी और ख़वातीन के जो हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, ख़वातीन के हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, और ये लगातार मारंग बलूच देखें अभी भी वो जेल में है दीगर ख़वातीन के साथ। हालांकि कराची में अदालत ने उनके ऊपर जो दहशतगर्दी का एक इल्ज़ाम उन पर लगाया गया था कि ये दहशतगर्द है, उसमें उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया। अभी बड़े बड़े लोग इल्ज़ाम लगाते रहे लेकिन बाइज़्ज़त बरी हुई वो। इसके अलावा अगर आप ये देखें, यास्मीन राशिद साहिबा, इमरान खान की जो अहलियाँ हैं वो भी इस वक्त जेल के अंदर है। सनम जावेद है, फलक जावेद है, दोनों बहनें, इनको भी अंदर रखा हुआ है। बहुत सारी दीगर और ख़वातीन हैं, इनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। मखसूस नशस्तें ख़वातीन से एक बहुत बड़ा हक छीन लिया गया। तो आलमी सतह पर जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं पाकिस्तान में, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि इससे कैसे आसिम मुनीर साहब निपटेंगे। सातवां इशू ये है कि गंदे अंडों की ब्रांडिंग कैसे करेंगे। यानी जो गंदे अंडे उन्होंने इकट्ठे किए सारे और उनको लाकर इक़्तिदार में बिठा दिया। अब इनमें अक्सरियत गंदे अंडों की है। इन लोगों ने बहुत करप्शन की है अपने अपने दौर में, और आज तक ये जवाब भी नहीं दे पाए। कवानीन को बदल के टेक्निकल बुनियादों पे इन्होंने अपने मामलात NRO कर करके ख़त्म किए। अब इन गंदे अंडों की ब्रांडिंग कैसे करनी है, क्योंकि आठवां इशू इसके साथ जुड़ा हुआ है कि अब इनके पास 5 साल और हैं, 5 साढ़े 5 साल कहा जाता है। कोई लोग कहते हैं कि 2031 तक जाएंगे, मार्च 2031 तक भी लोग कहते हैं। बहरहाल जहाँ तक भी जाना है ये तो अल्लाह ताला जानता है कौन कहाँ तक जाएगा और कब किसका वक्त ख़त्म हो जाएगा। मेरा रब ज़्यादा बेहतर जानता है। इंसान तो प्लानिंग 100 साल की करता है, तो पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, ये मिसरा याद रखिएगा। अच्छा, आठवां प्रॉब्लम ये आएगा अगर तो ये लंबा लिंगर ऑन कर गए कि इलेक्शन में अपने लोगों को दोबारा कैसे जितवाएं। पूरी दुनिया में जो थू थू हुई है 2024 के इलेक्शन पे, क्या दोबारा पाकिस्तान एक ऐसे इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? ये वो बड़े सवालात हैं जो आसिम मुनीर साहब के सामने खड़े होंगे पहले दिन से।
और क्योंकि वो सिर्फ एक आर्मी चीफ नहीं अपने आप को कहते, वो अपने आप को पाकिस्तान का मसीहा बनाकर पेश करते हैं कि मईशत भी मैं ठीक करूंगा, खारजा पॉलिसी भी मैं ठीक करूंगा, पाकिस्तान के समाजी और माशरती मसाइल भी मैं ठीक करूंगा, पाकिस्तान कैसे चलेगा ये भी मैं तय करूंगा, पाकिस्तान की खुशहाली भी मैं लेकर आऊंगा। लेकिन उनका ये काम नहीं है करने का, उनका काम सिर्फ दिफा का है, जो काम पाकिस्तान की फौज अच्छा कर लेती है। तो दिफा का काम ही खाली करते तो बेहतर था। नंबर 2, एक और बड़ी खबर है नादरीन, और ये खबर है आसिम मुनीर साहब के हवाले से।